वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट फैजुल बारी। दोस्तों, पिछले दिनों अमन चोपड़ा जी न्यूज़ के एक जर्नलिस्ट ने हामिद अंसारी जी का इंटरव्यू किया। काफ़ी हीटेड इंटरव्यू था, बहुत वायरल हुआ। अमन चोपड़ा जी ने ऐसे कौन से सवालात पूछे जिससे हामिद अंसारी जी गुस्सा हुए और इंटरव्यू छोड़कर चले गए। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से अमन चोपड़ा ने अपने झूठ और फ्रेब से इंटरव्यू को मसालेदार बनाया। जी न्यूज़ के जर्नलिस्ट अमन चोपड़ा हामिद अंसारी जी की बुक बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट के डिफरेंट इश्यूज़ पर, डिफरेंट कंटेंट पर बात कर रहे थे। काफ़ी अहम चीज़ों पर बहस हुई, जिसमें एक सवाल पूछा गया कि गवर्नमेंट की डिक्शनरी से सेकुलरिज्म शब्द अब ख़त्म होता जा रहा है या ख़त्म हो गया है। इसको और एलाबोरेट करते हुए अमन चोपड़ा ने एक क्लेम किया कि क्या सेकुलरिज्म वन साइडेड था, और पूछा कि अब तांडव मूवी, उसके अलावा मुनव्वर फारूकी के केस में कोर्ट का ये जजमेंट आया कि आप ऐसे सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते हैं, जिस पर हामिद अंसारी ने इस क्लेम का और इस सवाल का बहुत खूबसूरत जवाब दिया। फॉर एग्जाम्पल, an otherwise very eminent judge said about a particular religion that it is a way of life. Yes. My question is, which religion is not a way of life? 1995 Supreme Court judgment. Yes, you're right. यहाँ पर हामिद अंसारी जी ने अमन चोपड़ा के इस क्लेम को अपने रेफरेंस के साथ गलत साबित किया कि सेकुलरिज्म वन साइडेड था, क्योंकि 25 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस टॉपिक पर आ चुका था। टॉपिक धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। फिर अमन चोपड़ा ने एक सवाल डाला कि क्या सेकुलरिज्म 2014 से पहले था। इसका जवाब देते हुए हामिद अंसारी ने कहा इनसफिशिएंटली, मतलब अपर्याप्त मात्रा में था, और आगे इसको एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने सच्चर कमेटी को कोट किया। 14 से पहले था सेकुलरिज्म। Insufficiently. Such a report exposed the situation on the ground. Such a made certain specific recommendations. The Manmohan Singh government accepted some or all of those recommendations. They were to be implemented. It is our normal practice that what is accepted by the central government, not everything is implemented by the सेंट्रल गवर्नमेंट। सच्चर कमेटी को कोट करते हुए और इसके रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट न करने की बात को एक्सप्लेन करके हामिद अंसारी जी ने इस चीज़ को क्लियर किया कि उन्होंने क्यों लिखा है कि गवर्नमेंट के डिक्शनरी से सेकुलरिज्म वर्ड अब ख़त्म होता जा रहा है। मगर यहीं से जी न्यूज़ का खेल स्टार्ट होता है और अमन चोपड़ा अपने इंटरव्यू को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक सवाल डालते हैं कि हिंदू को टेररिज्म से जोड़ा गया, यानी टेररिज्म शब्द को हिंदू से जोड़ा गया। क्या किसी मजहब को और टेररिज्म को ऐसे जोड़ना, क्या यह सेकुलरिज्म है? जिस पे हामिद अंसारी जी ने साफ कहा कि किसी भी मजहब को टेररिज्म से जोड़ना बिल्कुल गलत है। होता तो ये भी था कि हिंदू टेररिज्म भी सेकुलरिज्म हो जाता था सर। भाई कहीं आज अमेरिका में डोमेस्टिक टेररिज्म का डेफिनेशन क्या है आज, आफ्टर द व्हाइट हाउस वाज रेडेड? सो टेररिज्म हैज नो रिलीजियस टैग टू इट। मगर इंटरव्यू यहीं से हीटेड हुई, क्योंकि अमन चोपड़ा जी ने एक ही सवाल को दोबारा पूछा अलग वर्ड्स के साथ कि टेररिज्म को हिंदू से जोड़ना क्या सही है, क्या यह सेकुलरिज्म है, जबकि इस सवाल का जवाब हामिद अंसारी जी पहले दे चुके थे। पहले टैगिंग की गई ना, वो तो हिंदू आतंकवाद, वो सेकुलरिज्म था। बिल्कुल नहीं था, कोई आतंकवाद सेकुलरिज्म नहीं हो सकता है। It is normal practice, it's not deviation from practice. यहाँ पर दो बात गौर करने की है। पहली यह है कि वो इस सवाल का जवाब दे चुके थे, और इसके अलावा दूसरी और सबसे अहम बात यह थी कि उनसे वो सवाल, वो बात पूछी जा रही थी जो बात उन्होंने नहीं कही थी। ये बात दिग्विजय सिंह और सुशील कुमार शिंदे ने कही जब थी। हिंदू आतंकवाद कहा जाता था तब सेकुलरिज्म था, वो सेकुलरिज्म है। Who's talk of Hindu terrorism? सबने कहा, दिग्विजय सिंह से लेकर सुशील कुमार शिंदे से लेकर पूरी Am I responsible for Digvijay पूछ रहा हूं। No, I am asking. Listen, don't carry the debate in a contentious manner. अब यहाँ से हामिद अंसारी जी उखड़ने लगे और गुस्सा होने लगे। उसकी वजह जो मुझे समझ में आती है कि वो 83 साल के हैं और बूढ़े हैं। और दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि वो जानते थे कि ये जो सामने बैठा आदमी है ये किस माइंडसेट का है और किस नैरेटिव के साथ बार बार एक ही सवाल को ऐसे पूछ रहा है जैसे उसका जवाब न दिया गया हो। फिर इसी तरीके से और ज़्यादा गहमा गहमी होती गई, टॉपिक और आगे बढ़ गया और फिर ये सवाल छूट गया। एक और बहुत अहम सवाल अमन चोपड़ा जी ने हामिद अंसारी जी से पूछा कि आखिर के दिनों में आपने कहा कि मुसलमानों में बेचैनी है और असुरक्षा की भावना है, क्या वो अभी भी है? मुस्लिमों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है, वो अभी भी है सर, या आप चीजें थोड़ी बेहतर हुई? अकॉर्डिंग टू माय रीडिंग ऑफ द मीडिया, जी जी, बिकॉज आई डू नथिंग मोर नाउ, जी जी, इट इज देयर वेरी मच सो। जब पब्लिक लिंचिंग होती है
तो उसका क्या होता है? लिंचिंग मतलब लिंचिंग का तो धर्म नहीं होता ना सर। लिंचिंग होती है विद अ सर्टेन दिस थिंग. डोंट ट्राई टू बी इनोसेंट दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट लिंचिंग मीन्स. नहीं सर, लिंचिंग तो हिंदुओं की भी होती है. आप मुझे बताइए ना. नहीं, लिंचिंग तो मैं आपको अभी त्रिलोचन महतो, धर्मराज हजरा, दुलाल कुमार, मैं 10 नाम गिना सकता हूँ हिंदुओं की लिंचिंग. जैसे ही अमन चोपड़ा जी ने ये 3 नाम गिनाए, हामिद अंसारी जी खामोश हो गए. मगर आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि जब मैंने इसका फैक्ट चेक किया तो मैंने ये पाया कि मिस्टर अमन चोपड़ा जी झूठ क्लेम कर रहे हैं. मतलब ये 3 लोग मारे तो गए थे मगर इनकी राजनीतिक हत्या थी, कोई मॉब लिंचिंग नहीं थी. ये कितनी अफसोस की बात है कि जी न्यूज़ का एंकर अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए झूठ का सहारा ले रहा है. मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि हिंदुओं की मॉब लिंचिंग नहीं हुई है. पालघर का वो अफसोसनाक हादसा साधुओं का जो हुआ है वो अभी भी आंखों के सामने है. मगर आप डेटा और स्टेट्स अगर देखेंगे तो आप ये पाएंगे, हिंदुस्तान टाइम्स की 2017 की एक रिपोर्ट है, 2010 से 2017 के बीच जितने लोग मारे गए उसमें 86% मुसलमान थे काउ रिलेटेड वायलेंस में. उसी रिपोर्ट में है कि 2014 मोदी गवर्नमेंट बनने के बाद काउ रिलेटेड वायलेंस 97% और बढ़ गया है. indiaspin.com ये एक हेट क्राइम ट्रैकर है, मतलब हेट के ऊपर जो क्राइम होता है उसको आइडेंटिफाई करता है. इसका ये क्लेम है कि मरने वालों में, हेट क्राइम में मरने वालों में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद है. और 2014 मोदी गवर्नमेंट बनने के बाद 90% मुसलमानों के अगेंस्ट हेट क्राइम रेट बढ़ गया है. हामिद अंसारी जी ने एक स्टेट में लव जिहाद के कानून से मुसलमानों की अरेस्टिंग की बात की. ये एक बहुत सीरियस और डिबेटेबल कंसर्न है, इशू है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए. मगर आप इस पर डेटा और इसके स्टेट्स देखें, एक महीने में यानी पिछले एक महीने में 12 ऐसे केसेस हैं जिसे पुलिस और रिलेटिव ने फाइल किया है. 2 सिर्फ ऐसा केस है जिसे विक्टिम ने खुद फाइल किया है. इन 14 केसेस में 51 लोगों की अरेस्टिंग हुई है. इसमें सबसे जो यूनिक चीज़ है वो एसआईटी की रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि कोई फॉरेन फंडिंग, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं मिली. यानी 11 केस में एसआईटी की रिपोर्ट है कि कोई फॉरेन फंडिंग और कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं मिली. जब कोई इस तरह की कॉन्स्पिरेसी नहीं मिली तो फिर वो अरेस्टिंग किस बात की? परेशान करने वाली चीज़ यहाँ पे यह है कि अगर लड़की हिंदू है और लड़का मुसलमान है तो पुलिस फ़ौरन एफआईआर लेती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, अरेस्टिंग होती है. लेकिन अगर लड़की मुसलमान है और लड़का हिंदू है और लड़की जो विक्टिम है वो खुद जाकर अगर एफआईआर करती है कि हाँ मुझे अब लड़का छोड़ दिया है, तो पुलिस उसकी एफआईआर लेने के लिए तैयार नहीं होती है. ऐसे 2 स्टोरी को द नेशनल हेराल्ड ने अपने वेबसाइट पर स्टोरी को पब्लिश किया है. हामिद अंसारी जी ने अपने क्लेम के लिए 2 बड़े और स्ट्रॉन्ग रीज़न दिए, मगर अमन चोपड़ा बजाय इसके उन क्लेम्स की ऑथेंटिसिटी और उसके डेटा पर बहस करते उन्होंने फिर से वही करना शुरू किया और पूछा कि कोई एक रीज़न दे दे, कोई एक कारण दे दे कि क्यों भारत में मुसलमान बेचैन और असुरक्षित महसूस करते हैं. आर्गूमेंट यूं ही हीटेड होता रहा. फिर अमन चोपड़ा ने एक पर्सनल सवाल डाला जो पूछा जा सकता था. उन्होंने पूछा हामिद अंसारी जी से कि आप 10 साल तक वाइस प्रेसिडेंट रहे, देश के एएमयू के वाइस चांसलर रहे, देश ने कभी आपका धर्म नहीं देखा और आप आखिरी के दिनों में ऐसा कह रहे हैं कि भारत के मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. आखिरी दिन आपने कह दिया कि मुसलमान असुरक्षित इसलिए कि हैं. अच्छा, हैं. आप भी? मैंने तो नहीं कहा कि मैं हूं. अंसारी जी ने कहा कि मैं असुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूं. शायद वो ये कहना चाह रहे होंगे कि देश के जो आम मुसलमान हैं वो असुरक्षित महसूस करते हैं. आपकी इस बारे में क्या राय है? आप कैसा सोचते हैं? कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं. लव जिहाद का कानून और इसका फिर मिस यूज़ मुसलमानों के अगेंस्ट, इसके अलावा हेट क्राइम मुसलमानों के अगेंस्ट, इसका आपने डेटा देखा है. मैं कुछ और पॉइंट्स आपको बताता हूँ जो शायद आपको ये क्लियर करे कि भारत में जो मुसलमान हैं वो असुरक्षित और बेचैन हैं या नहीं. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अमन चोपड़ा जी पूछ रहे हैं कि क्या आपको ऐसा तो नहीं लगता कि भारत में जो मुसलमान बेचैन हैं या फिर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं उसकी वजह बाबरी मस्जिद है. इसमें अगर आप 1 मिनट के लिए बाबरी मस्जिद को छोड़ भी दें तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 1992 से 2020 तक 500 से ज़्यादा मस्जिद और दरगाहों पर हमला हुआ है, अटैक हुआ है, उसको शहीद किया गया है. पिछले साल दिल्ली के अंदर फरवरी के लास्ट वीक में 19 से ज़्यादा मस्जिदों पर अटैक हुआ और हमला हुआ. इसके अलावा अभी राम मंदिर के फंडिंग की रैली में मध्य प्रदेश में कई मस्जिदों पर हमला हुआ है. अगर सिर्फ बात मस्जिदों की छोड़ दें, इसके अलावा अगर आप देखें तो हिंदुस्तान के अंदर हज़ारों कम्युनल राइट्स हुए हैं जिसमें मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है. हिंदुस्तान के अंदर कितने ज़्यादा दंगे होते हैं इसको समझने के लिए आप सिर्फ बिहार का समझें
कि एबीपी न्यूज़ के अकॉर्डिंग सिर्फ 3 साल में 2015 से 17 के बीच 221 छोटे छोटे हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं। आप सिर्फ एक गुजरात स्टेट का समझें कि गुजरात में 4200 से ज़्यादा लोग मुख्तलिफ दंगों में अपनी जान गंवाए हैं। 4200 से ज़्यादा लोग। अब इसमें कितने लोग बेघर हुए, कितने की प्रॉपर्टी बर्बाद हुई, ये एक अलग फिगर है। 4200 एक स्टेट की बात है। हिंदुस्तान में भी बहुत सारे स्टेट्स हैं। ये तो इतनी सारी बात भारत के समाज की थी, यानी इंडियन सोसाइटी की थी। अगर मैं आपको गवर्नमेंट की बात करूं, यानी रूलिंग पार्टी की और उनके लीडर्स की बात करूं, तो आप और ज़्यादा भौचक्के रह जाएंगे। आपको ऐसे हज़ारों क्लिप्स मिल जाएंगे जहां दम भर के मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है, नस्लकशी की, जेनोसाइड की बात की जाती है। भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है। जो कष्ट तुमको नहीं झेलने पड़े थे, वो कष्ट तुमको उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए मैं मुसलमानों से कह रहा हूँ, वोट दे देना, भीख नहीं मांग रहा हूँ। अगर वोट दोगे तो सुखी रहोगे, अगर वोट नहीं दोगे तो जो कष्ट झेलोगे उसका अंदाजा तुमको स्वतः लग जाएगा। ये बाराबंकी उत्तर प्रदेश के बीजेपी के लीडर हैं, जो मुसलमानों से वोट मांगते हुए धमकी देकर कहते हैं अगर वोट नहीं दोगे तो सोच लेना बहुत बुरा होगा। रघुराज सिंह जी बीजेपी के एक लीडर हैं, वो कहते हैं कि सीए एनआरसी प्रोटेस्टर्स यानी मुसलमानों को जिंदा जला दिया जाएगा। बीजेपी के एक और लीडर हैं दिलीप घोष। वो कहते हैं कि जिस तरीके से हमारी सरकार ने इन्हें कुत्तों की तरह लाठी और गोली से मारा है, ऐसे ही मारेंगे और जेल में डाल देंगे। एक बड़ी लंबी लिस्ट है। अगर मैं सबको यहाँ पर कवर करने लगूँ तो शायद वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी के लोग हैं जो इस तरीके से मुसलमानों के बारे में बात करते हैं। अगर इंटरनेशनल मीडिया की और दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाए तो द जेनोसाइड वॉच के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर ग्रेगरी स्टैंटन, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में कश्मीर और असम के मुसलमान बिल्कुल जेनोसाइड के वर्ज पर हैं, यानी कत्लेआम के बिल्कुल दहाने पर हैं। द इंटरनेशनल न्यूज़.com एक वेबसाइट है, एक न्यूज़ एजेंसी है। इसका नवंबर 2020 की रिपोर्ट है। उसका टाइटल है कि इंडिया प्रिपेयरिंग फॉर जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम वार्न एक्सपर्ट्स। मतलब ये है कि हिंदुस्तान जो है वो मुसलमानों के कत्लेआम की तैयारी कर रहा है, ऐसा एक्सपर्ट जो है उनको वार्न करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारी मीडिया एजेंसीज़ हैं जो इसके ऊपर काम कर रही है और वो वार्न कर रही है। इसके अलावा हिंदुस्तान की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जी न्यूज़ है, रिपब्लिक टीवी है, सुदर्शन चैनल है और भी बहुत सारे चैनल और बहुत सारे लीडर्स बिल्कुल कत्लेआम का माहौल पैदा कर रहे हैं, एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जिससे कत्लेआम हो। तो बजाय इसके कि हम ख़तरा को समझें और उसके ऊपर फिर काम करें कि हाँ ये अगर ये माहौल बन रहा है तो उसको ठीक किया जाए, हम इसको बिल्कुल झुठला रहे हैं कि नहीं ऐसा माहौल नहीं है। ये वॉट अबाउटिज्म और विक्टिमहुड जो चल रहा है ये बहुत गलत है। हमें समझना होगा कि हाँ हिंदुस्तान में माहौल ख़राब हुआ है, मुसलमान इनसिक्योर फील करते हैं, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। बजाय इसके कि इस पर काम किया जाए, ये झुठलाना बहुत अफसोस की बात है। बहुत लंबी दास्तान है, बहुत सारी चीज़ें छूट गई है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात की जा सकती है और भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं जो ये साबित करता है कि हाँ हिंदुस्तान में मुसलमान इनसिक्योर फील करते हैं। कभी मौका मिला तो और डिटेल्स में इसके साथ वीडियो बनाऊंगा। कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।